Good afternoon, everyone. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Continue करते हैं चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक. इस चैप्टर में हम आज रीड करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. हमने जो प्रीवियस एक्टिविटीज देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है, वी हैव सीन द नंबर ऑफ मेटल्स रिएक्शंस विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स. हमने देखी है मेटल के रिएक्शंस विद वाटर, विद एसिड्स. In this videos, what we will find out why do metals react. Let us recall. अगर आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, आप उसको थोड़ा रिकॉल कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है. और हमें याद है जो नोबल गैसेस हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल्स. उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होता है कि दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होता है. तो स्टेबिलिटी होने की वजह से दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, इसलिए जो नोबल गैसेस हैं उनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. Therefore explain the reactivity of the elements as a tendency to attain a completely filled valence cell. कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा, और स्टेबिलिटी कब आएगी? When they have completely filled valence cell. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं नोबल गैसेस का, कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स का. तो चलिए टेबल 3.3 से हम देखते हैं. Here in table 3.3 electronic configuration of some elements is given. यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम फर्स्ट में type of the elements is given. Here we can see noble gases. Noble gases में आपके आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन. यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2. Then we can see electronic configuration, number of electron in cells. यहाँ पे आप देखेंगे K सेल, L सेल, M सेल, N सेल. ये कैसे होता है ये हम आपको अभी बताते हैं. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे. ये देखिए, ये एक एलिमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो कोई भी एटम होता है, ये उसका न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं. कहने का मतलब है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये सेल दिए हैं. जैसे जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली सेल है के सेल, एल सेल, देन एम सेल, देन एन सेल. ये जो सेल है इनमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस के एल एम एन सेल्स. अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीलियम की, तो हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, और जो ये हमारी के सेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और के सेल के अंदर 2 आ गए. नेक्स्ट हम देखेंगे नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर 10 रहता है. तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8. तो 2 जो के सेल में है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो एल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. अब हम आर्गन का देखेंगे. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं. चलिए ये भी हम याद रख लेते हैं. यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर हम बात कर रहे हैं आर्गन की, तो आर्गन के अंदर 18, तो एटॉमिक नंबर 18 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 18 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 18. तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8. आप देख सकते हैं कि के सेल के अंदर 2 आएंगे, एल सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एम सेल के अंदर अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे. तो यहाँ पे कुछ मेटल्स का दिया है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो आप ये देखेंगे कि 2 एंड 8, के सेल में 2 आ गए, एल में 8 आ गए. देन आपके एम सेल में 1 बचा, क्योंकि 2 और 8 10 और 1 बचा आपका, दैट कम इनटू एम सेल. अब हम बात करें अगर नॉन मेटल्स में जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. अच्छा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये जो इस टेबल 3.3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, इनका एटॉमिक नंबर आप याद कर लेना. थोड़ा सा इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 से 3 बार लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. अब हम बात करें अगर जैसे क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है.
तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल देखेंगे तो देखिए K शेल के अंदर 2, L शेल में 8 और M शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। तो अब आप यहाँ पे क्या खासियत देखेंगे, ये देखिए सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 28, और 28 किसका है, नोबल गैसेस में नियोन का 28, तो इसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, लेकिन अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता 288, जो कि आर्गन के जैसा हो जाता। तो यहाँ पे मान लीजिए सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां से सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम को दे देता है, सॉरी समझते हैं यहां से, यहाँ पे ये देखिए सोडियम मेटल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 281, तो यहाँ पे इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है नियोन का, उससे एक ज्यादा है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वहीं जब हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्लोरीन के पास हो जाएंगे 288 इलेक्ट्रॉन, जो कि आर्गन वाले से मैच करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्गन वाले से इसका मैच करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी लाइक दैट वे। तो अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग देखेंगे बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बताया, जैसा कि टेबल 3.3 से हम देख सकते हैं कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम एटम जो है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटरमोस्ट शेल एंड दैट हैज ए स्टेबल ऑक्टेट। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया सोडियम का KLm। तो ये अगर अपना M वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके जो L वाली शेल है दैट विल बी आउटरमोस्ट शेल, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, दैट इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करें, क्योंकि इसमें क्या है, एटम का न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन है। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे। और अब इसने मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, लेकिन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सोडियम की, सोडियम का सिंबल होता है Na, और इसके पास होते हैं एटॉमिक नंबर रहता है इसका 11। तो इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, प्लस चार्ज, कितने हैं 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 11 है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, वो भी 11 है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे, क्योंकि एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब यह देखिए जब 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट जो चार्ज रहेगा एटम के ऊपर वो हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि प्लस 11 चार्ज है, 11 चार्ज है और माइनस भी 11 चार्ज है, तो नेट चार्ज एटम के ऊपर होगा 0। बट जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो सोडियम के पास प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है 11 और माइनस चार्ज है 10, तो सोडियम आपका किस में बदल जाएगा, सोडियम आयन, कैटायन, मतलब सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज ज्यादा है। कब ज्यादा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे देता है, व्हेन सोडियम एटम लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब हम देख सकते हैं कि सोडियम के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है, क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तब तक जो है एटम आपका न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपका क्लोरीन एक एटम गेन कर लेता है, एक एटम गेन कर लेता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17, तो एक माइनस चार्ज बढ़ गया, एक माइनस चार्ज बढ़ गया
तो ये आपका जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में, क्योंकि ये 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा क्लोराइड आयन का 288, और आपका क्लोरीन क्लोराइड आयन में एनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन 17 प्लस चार्ज और 18 माइनस नेगेटिव चार्ज, तो नेट आपका क्या रहेगा 1 माइनस चार्ज रहेगा, तो 1 माइनस चार्ज है दैट इज क्लोराइड आयन। और यहाँ पे हमने सोडियम का देखा, सोडियम सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन जब अपना लूज करता है तो सोडियम आपका सोडियम कैटायन में बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कॉन्फ़िगरेशन है 28, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 28 एंड 288, दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है ऐसा होता है कि जो कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इफ सोडियम एंड क्लोरीन को रिएक्ट करना है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा एंड दैट कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा आपका क्लोराइड एनायन। सो दोनों एलिमेंट्स में क्या होगा, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहेगा, दोनों एलिमेंट्स के बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा, गिव एंड टेक रिलेशन। कौन दे रहा है, सोडियम, ले कौन रहा है, क्लोरीन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं दे आर अपोजिटली चार्ज्ड, so attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride। आपने कभी भी नोट किया होगा जो सोडियम क्लोराइड है इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयन। सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं Na+Cl-। Let us see the formation of one more ionic compound that is magnesium chloride। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम और देख लेते हैं। ये मैग्नीशियम, हमें एक बार आपको फिर से टेबल की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। इट मींस अगर मैग्नीशियम के जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल मतलब इसका M है और M शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैग्नीशियम अपने M शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है देन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 28 एंड दैट विल बी द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम क्लोराइड के, क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इट मींस एक क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है देन इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288 एंड क्लोराइड आयन बिकम स्टेबल। यहाँ पे अगर हम देखें ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने रहेंगे तब मैग्नीशियम के पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है मैग्नीशियम कैटायन बन जाता है। एक क्लोरीन हमने लिया, देखा एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल स्टेट में आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन कैसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा क्लोरीन है दैट नीड्स अनदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने क्लोरीन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 क्लोरीन एटम्स को। मैग्नीशियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 क्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है जिससे अपने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन 2 हैं तो हम ब्रैकेट लगा के हम नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 क्लोराइड आयन हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। तो ये आपका बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। ये देखिए हमने बताया कि मैग्नीशियम हमारा मेटल है, सोडियम हमारा मेटल है, क्लोराइड आयन क्या है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एंड दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इनके अंदर चार्ज रहता है। अब आप बता सकते हैं कि जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।
अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3.13। इसमें हमें क्या करना है, कुछ सैंपल्स लेने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, या फिर कोई भी अदर साल्ट्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, जो आपकी साइंस लेबोरेटरी में अवेलेबल हो। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला। ये यहाँ पे जैसे दिखाया है कि मेटल स्पैचुला है, उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट में सैंपल लिया है, एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। फ्लेम पे इसको डायरेक्टली हीट करना है। ये फिगर 3.7 में आपको दिखाया है, हीटिंग ए सॉल्ट सैंपल ऑन ए स्पैचुला। ये आपका बर्नर दिखा रखा है। डिड द सैंपल इम्पार्ट्स एनी कलर टू द फ्लेम। ये आपको ऑब्जर्व करना है, और क्या आपका कंपाउंड मेल्ट होगा, दैट यू हैव आल्सो नोट डाउन। अब क्या करना है आपको, ये आपके पास जो सोल्ट्स थे, नाउ यू ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आर दीज सॉल्ट्स soluble in these water, petrol and kerosene, are they soluble। अब आपको एक और यहाँ पे इसी एक्टिविटी में एक और एक्सपेरिमेंट करना है, जैसा कि फिगर 3.8 में दिखाया है। आपको सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी टेस्ट करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। जिस भी सॉल्ट सॉल्यूशन का आपको टेस्ट करना है, दैट में बी ओवर सोडियम क्लोराइड, दैट में बी मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट में बी पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है बीकर के अंदर। उसके बाद हमने ये दो ग्रेफाइट रोड लगा दी है, और हमने यहाँ पे दोनों ग्रेफाइट रोड को कनेक्ट किससे किया है, एक बैटरी कनेक्ट किया है, एक स्विच है और एक बल्ब है। तो जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं और अगर हमारा बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप कि यहाँ पे जो फिगर 3.8 में जो सर्किट दिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रोड्स जो है सॉल्यूशन के अंदर डिप करने हैं, और हमने बताया कि सॉल्यूशन आपको कौन सा लेना है, जिस भी सोल्ट के लिए आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो आपका सोल्ट है दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, देन यू हैव टू नोट डाउन। और आपको जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और सिमिलरली आपको दूसरे जो सॉल्ट सैंपल्स हैं उनके साथ ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर इन्फेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बारे में आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाला है। तो ये जो टेबल 3.4 है, दिस इज शोइंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे you may have observed the following general properties for ionic compound। कहने का मतलब है कि कुछ आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। अगर हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करें, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर सॉलिड एंड समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे हमने बात किया था, हम लिखते भी इनको ऐसे हैं कि इनको जो है हम, ये Na हमारा कैटायन हो गया और क्लोराइड हमारा एनायन हो गया। तो हम इनको जो हमारे आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे हम सॉलिड होते हैं और बहुत ही हार्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, इजीली टूट जाते हैं। ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम इन कंपाउंड्स के ऊपर थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। अब बात करें हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने क्या बताया था, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो सो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ionic compounds have high melting and boiling point because a considerable amount of energy is required to break the strong इंटरआयनिक अट्रैक्शन। मतलब आयन आयन के बीच में इंटरआयनिक का मतलब क्या है कि दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है, और ये अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जैसे अभी हम जो पढ़ रहे थे आयनिक कंपाउंड, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर and insoluble in solvents such as kerosene and petrol etc। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बारे में बात करें, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, देन वी से कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है।
conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contain ions. ये तो हमें पता ही है कि अगर हमने वाटर के अंदर इनको डिजोल्व किया तो हमारा वाटर में कौन कौन से आयंस होते हैं? अच्छा, H आयन और OH आयन। और अगर हमने यहाँ पे इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो हमें पता है कि हमारे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन यही तो बनेंगे, क्योंकि वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। अब क्या होगा, when electricity is passed through this solution, तो ये जो आयंस हैं they will move toward the oppositely charged electrodes। तो इसका मतलब क्या है, when electricity is passed through the solution, these charged particles will move toward the opposite electrodes. Ionic compounds in the solid state, they do not conduct electricity। जब हमने इनको बिल्कुल solid state में रखा था तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट हो रही है, जब हमने इनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया है। So ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movements of ion in the solid is not possible due to their rigid structure। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिजिड रहती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में रहता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन जब मोल्टन स्टेट में रहते हैं या फिर जैसे हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, देन इट इज पॉसिबल सिंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट इज ओवरकम ड्यू टू हीट की वजह से ओवरकम हो गई। तो ये होगा मोल्टन स्टेट के बारे में। दिस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कब हो रहा है, आयंस जो है दे मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब जब आपका जो आयंस जो आयनिक कंपाउंड्स हैं व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।